हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। लास्ट की 2 वीडियो में हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक में से सौरमंडल में पृथ्वी से बनने वाले सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम एनसीईआरटी के अलावा जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज देख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हमारे एक भी मार्क कटने की पॉसिबिलिटी ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो देखिए, सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अब तारामंडल आपको पता होगा, इसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। देखिए, तारों का वह समूह जो एक विभिन्न प्रकार की आकृति को बनाता है, जैसे कोई भी एक विशिष्ट आकृति बनती हुई दिखाई देती है आकाश में, इसको बोलते हैं तारामंडल। और इसमें मेन एक सप्तऋषि बताया था मैंने आपको, और वो सप्तऋषि में मेन तारों की संख्या कितनी होती है? 7। और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसको याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है लुब्धक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूरज कब दिखाई देता है? देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूरज 21 जून को दिखाई देता है, मतलब रात के समय भी सूरज दिखाई देता है 21 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये अर्धरात्रि का सूरज क्या होता है, ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात ही की थी कि नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूरज कब दिखाई देता है? 21 जून को। अब ये होता क्या है मध्य रात्रि का सूरज, आपको ये बताना है। तो देखिए, मध्य रात्रि का सूरज होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में अधिक देर तक चमकना, इसी को बोला जाता है मध्य रात्रि का सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना % है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य में 2 तत्व पाए जाते हैं, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा अभी अगले क्वेश्चंस में आ जाएगा कि दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में तो ये बताना है कि हाइड्रोजन कितने % है सूरज के रासायनिक मिश्रण में। तो उसका आंसर है 71%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर मतलब सूर्य की सतह पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए, सूर्य हमें रोशनी तो देता ही है, और रोशनी आती किससे है? हीट से। तो उसके सरफेस का तापमान बड़ा ही उच्च होता है। तो आपको बताना है कि वो तापमान होता कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि 6000 केल्विन। याद रखिए, ये केल्विन में बात हो रही है, सेल्सियस में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तत्व के अलावा, अभी मैंने आपसे बात की थी कि मेनली 2 तत्व पाए जाते हैं सूर्य में, तो आपको बताना है कि दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो दूसरा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है हीलियम, यानी कि एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। याद रखना, दोनों एच से शुरू होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? देखिए, इस क्वेश्चन की बात हमने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में भी की थी कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। और क्यों लगाता है? देखिए, सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है? बुध ग्रह, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यही है। तो इसको सबसे कम समय लगता है सूर्य की चारों ओर की परिक्रमा पूरी करने में। तो और ये लगाता कितने दिन है? 88 डेज, यानी कि 88 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? इस क्वेश्चन को भी हमने एनसीईआरटी की सीरीज में डिस्कस कर लिया था कि पृथ्वी की ट्विन सिस्टर यानी कि उसकी जुड़वां बहन किस ग्रह को माना जाता है? वो है शुक्र, यानी कि वीनस ग्रह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं हमारे, उसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये सबसे चमकीला ग्रह है तो इसके उपनाम भी हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहला जो इसको बोला जाता है वो बोला जाता है सांझ का तारा, या फिर बोला जाता है भोर का तारा। सांझ मतलब क्या होता है? संध्या, यानी भोर का तारा या सांझ का तारा बोला जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह नहीं होगा। देखिए हमने सीक्वेंस पढ़ी थी और वो सीक्वेंस क्या थी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये हो गए 8 ग्रह और प्लूटो इस ग्रह में शामिल नहीं है। और प्लूटो को कब हटाया गया था, 2006 में, याद रखना इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा। अब ये सुपरनोवा क्या है आपको ये बताना है। देखिए ये है एक मृतप्राय तारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको बहुत सीरियसली पढ़िए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर के हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इसको सीरियसली पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। आपको ये बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस किस दिन होता है। तो देखिए 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है उपसौर के नाम से, याद रखना इसको, उपसौर। इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट आगे और भी आएगा, तो इस वर्ड को ध्यान रखना कि इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था। यानी कि पृथ्वी की जो परिधि है, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो इस परिधि को, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है, इस परिधि को किसने मापा था, तो इसको मापा था एरिस्थोनीज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई कीजिए कि ये पूछ क्या रहा है। ये देखो ये पृथ्वी है मान लो, तो ये इसकी विषुवत रेखा है और ये इसका विषुवत व्यास भी है। वो कह रहा है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, आपको मैंने बताया था कि ये ऊपर से चपटी है, मतलब पूरी गोल नहीं है, ऊपर से चपटी है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो ये ऊपर वाला व्यास है ध्रुवीय व्यास, इसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 43 किलोमीटर कम है। मतलब इस व्यास में और इस व्यास में 43 किलोमीटर की डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दिन होती है। देखिए अभी हमने बात की थी कि सबसे कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को, और उसको किस नाम से जाना जाता है, उपसौर के नाम से। लेकिन अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो सबसे अधिक दूरी कौन से दिन होती है, तो वो है अपसौर। मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट मिलता जुलता आएगा। देखिए उपसौर में तो सबसे कम होती है और अपसौर में सबसे अधिक होती है। और अपसौर होता कब है, 4 जुलाई को, याद रखना कब होता है, 4 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहली बार यह किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि पृथ्वी चपटी है, मतलब ऊपर से कैसी है, गोल नहीं है, सिर्फ साइडों से गोल है। और इस आकार को क्या कहा जाता है, जियोइड या भू-आब, याद रखना इस आकार को क्या कहा जाता है, भू-आब, और या इंग्लिश में बोलते हैं इसे जियोइड। तो ये पर इस कंसेप्ट को आने से पहले ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको कहा गया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो देखिए वरुण ग्रह है, वो हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के दौरान, आपको ये बताना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या पोजीशन होती है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, भूल जाते हैं सब लोग कि सूर्य बीच में होता है, चंद्रमा बीच में होता है या पृथ्वी बीच में होती है। तो आज हम इस क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछा है देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में। सबसे पहले तो हम सूरज को बना लेते हैं। मान लीजिए ये सूरज है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, सूरज मान लिया। अब ये है पृथ्वी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि चंद्रमा कहाँ आएगा और इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो देखिए सूर्य ग्रहण, इससे क्या पता चल रहा है कि सूरज को ग्रहण लगा है, मतलब सूरज हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब सूरज या तो पूरा दिखाई नहीं देगा या सूरज का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस वर्ड को फोकस कीजिए। देखिए सूर्य ग्रहण
मतलब हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। सूरज दिखाई कब नहीं देगा? देखिए हम पृथ्वी पर हैं यहाँ पर, तो हमें ये हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब बीच में कुछ आना चाहिए ना यहाँ पर, तभी तो हमें ये हिस्सा दिखाई नहीं देगा इतने वाला। तो इसका कंसेप्ट कैसे बनेगा? देखिए हम अर्थ पर हैं और ये है क्या? ये है मून और ये क्या हो जाएगा? सन। तो यानी कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। इसी को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण। देखिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए, जैसे भी हो हम इसको याद रख लें, लेकिन इसको कंसेप्ट से याद रखना बिल्कुल आसान है। सूर्य ग्रहण मतलब सूरज का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। अब सूरज का हिस्सा कब दिखाई नहीं देगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ आएगा तभी तो दिखाई नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। उम्मीद है अब आप इसे भूलेंगे नहीं और ये हमेशा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जैसे सूर्य ग्रहण में दिक्कत रहती है वैसे ही चंद्र ग्रहण में भी दिक्कत रहती है, लेकिन अब ये दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए कैसे? चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा नहीं दिखेगा। अब ये है सूरज, बताया था मैंने आपको, और ये है अर्थ, हमने ड्रॉ कर ली, यानी कि ये सन और ये अर्थ। अब हमें क्या नहीं दिखेगा? मून नहीं दिखेगा। मून कब नहीं दिखेगा? क्योंकि मून का अपना प्रकाश तो है नहीं। मून तो एक क्या है? सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का अपना प्रकाश होता नहीं, तो उसको प्रकाश लेना किससे है? लाइट किससे लेगा? वो लेगा सन से, तभी तो हमें दिखेगा ना अर्थ पे। लेकिन अब चंद्र ग्रहण लगना है तो हमें मून दिखेगा नहीं, और मून कब नहीं दिखेगा? जब अर्थ बीच में आ जाएगी, तभी तो जो सन की लाइट है वो मून पर पड़ेगी नहीं। देखिए अर्थ बीच में आ गई, अर्थ बीच में आई तो मून पर लाइट पड़ी नहीं, मून पर लाइट पड़ी नहीं तो मून रोशन हुआ नहीं, और मून रोशन नहीं हुआ तो अर्थ से हमें दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए ये लग गया चंद्र ग्रहण। अब आपको समझ आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण में कौन बीच में होता है और सूर्य ग्रहण में कौन बीच में होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? देखिए ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत यानी कि आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? उसको कहते हैं किरीट या कोरोना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में ना गलत होने के चांस बहुत हाई होते हैं। क्यों? अगर हम सीक्वेंस को याद करें तो सबसे पहले सन के जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? बुध। और हम यही सोच लेते हैं कि ये जो बुध ग्रह है यही सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। तो ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। अब आपके मन में ये डाउट उत्पन्न हो जाएगा कि ये क्यों है? क्योंकि क्लोज तो है कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, और बुध ग्रह के बाद आता है शुक्र ग्रह, फिर भी शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसमें जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या करती है? वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है। जितना टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगी ग्रह उतना ही गर्म हो जाएगा। इसलिए जो शुक्र ग्रह है वो बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा सौरमंडल का? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रखना बुध नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बहुत से लोग आंसर लगा देते हैं कि बुध ग्रह हो जाएगा, लेकिन बुध नहीं, शुक्र ग्रह आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? अब ये लाल रंग का ग्रह, ये फिगर पिछले चैप्टर की आ गई है, इसको इग्नोर कीजिए। तो आपको बताना है कि लाल रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है मंगल। अब ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? देखिए जहाँ मंगल में मिट्टी जो पाई जाती है उसमें उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? रेड। तो अंतरिक्ष से देखने पर वो कैसा दिखाई देती है प्लेनेट, यानी कि जो मंगल प्लेनेट है वो कैसा दिखाई देता है? मार्स प्लेनेट वो दिखाई देता है एकदम लाल, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु, इसका नाम सुना होगा आपने। इसका आवर्तकाल कितना है? मतलब ये कितने टाइम के बाद रिपीट होता है, आपको ये बताना है। तो ये होता है 76 वर्ष के बाद रिपीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये सबसे पहले दिखा कब था? लास्ट टाइम कब दिखा था? ये दिखा था 1986 में, ये लास्ट टाइम दिखा था। और ये नेक्स्ट कब दिखने वाला है, जो इसकी प्रिडिक्शन की गई है, जो नेक्स्ट दिखेगा वो दिखेगा 2061 में। याद रखना, लास्ट दिखा था 1986 में और नेक्स्ट दिखेगा 1961 में, सॉरी 2061 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा यानी कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। अब ये मत कह देना कि सूर्य है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही पता है कि सूर्य सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। नहीं, सूर्य नहीं है, चमकता बहुत है लेकिन उससे भी ज़्यादा चमकने वाला तारा है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। और हम ऐसे बहुत से तारों को तो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं हमारे से, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है कौन सा, वो है साइरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सूरज है नहीं तो बहुत से लोग सूरज पे टिक कर देते। तो देखिए सूरज नहीं है, देखिए सूरज नहीं है, इसका आंसर होगा साइरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है। देखिए टाइटन मंगल का है, बृहस्पति का है, शनि का है या सबका है। तो ये जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का तारा। अब देखिए स्पेशल पूछ भी लिया उसने कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तो सूर्य है, लेकिन आपको बताना है सूरज के बाद यानी कि सेकंड नंबर पे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा क्या है, चंद्रमा के प्रकाश को, ना कि सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में तो लगते हैं 8 मिनट 3 सेकंड, जितने भी लगते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। तो चंद्रमा है कितने किलोमीटर दूर, हमने पढ़ा था चंद्रमा है 3,84,400 किलोमीटर। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, यानी कि प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर होती है लाइट की स्पीड। आपको इस हिसाब से देखना है कि लाइट की स्पीड तो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और दूरी कितनी है 3,84,400 किलोमीटर। तो मतलब लगभग 1 मिनट और कुछ सेकंड में पार कर लेगा, मतलब आ जाएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, इसको याद रखना, 1 मिनट और 3 सेकंड। सॉरी, ये 1 मिनट 3 सेकंड नहीं होगा, 1.3 मिनट हो जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 एक सेकंड के आसपास आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1.3 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल है। आपको ये बताना है कि किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। क्या पृथ्वी पर है, हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, तभी तो रह रहे हैं क्योंकि वायुमंडल है, तो मतलब ए तो है ही है। क्या मंगल पर भी है, तो देखिए मंगल पर भी वायुमंडल है, तभी उसको भविष्य का प्लेनेट कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जीवन के आसार संभव हैं और वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि किस तरह मंगल पर भी जीवन बसाया जा सके। वहाँ पानी की रिसर्च की जा रही है, वहाँ सोयल के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो वायुमंडल दोनों ही ग्रह पर है, पृथ्वी पर भी है और मंगल पर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि ये पश्चिम से उगता हुआ दिखाई क्यों देता है। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हमने सभी ग्रह पढ़े, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो ये सभी ग्रह ना एक डायरेक्शन में घूमते हैं, जैसे अपने अक्ष पर घूमते हैं ना। अपने अक्ष पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी का मान लेते हैं और ये इसकी अक्ष है, तो ये अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। अब इस अक्ष पर घूमने की दिशा क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि सूर्य पश्चिम से उगेगा या पूर्व से उगेगा। देखिए हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर हम सूरज को उगते हुए देखते हैं, कौन सी दिशा से, पूर्व दिशा से। अब सूरज पूर्व से उगता हुआ क्यों दिखाई देता है पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी जो है ना वो रोटेट करती है पश्चिम से लेके पूर्व की ओर, इसलिए हमें सूरज दिखाई देता है पूर्व से उगता हुआ, और छिपता हुआ कहाँ दिखाई देता है, पश्चिम की ओर। लेकिन अपने सोलर सिस्टम में 2 ऐसे ग्रह हैं जो यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए क्लॉक कैसे घूमती है, मान लो ये क्लॉक ड्रा करें तो क्लॉक ऐसे ही तो घूमती है, ऐसे 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 घूमती रहती है। लेकिन जो हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर क्लॉक ऐसे घूम रही है तो ग्रह ऐसे घूमेंगे। ठीक है, और वो 2 ग्रह कौन से हैं जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूम रहे हैं, वो है यूरेनस और वीनस। वीनस का मतलब हो गया शुक्र और यूरेनस का मतलब क्या हो गया, अरुण। यानी कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं।
और इन्हीं 2 ग्रहों पर जो सूरज है वो पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखिए हमें कौन कौन से ग्रह दे रखे हैं। अरुण दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, मतलब अरुण तो है नहीं इसमें। शुक्र दे रखा है, हाँ शुक्र दे रखा है, तो शुक्र में ही यानी कि शुक्र ग्रह पर ही हमें सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देगा। और इस दोनों को याद रखने का देखो एक ट्रिक बताता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। दोनों के पीछे अस लगा है, यूरेनस और वीनस। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अस वाले जो प्लेनेट हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये आपसे लाइन में पूछा जा सकता है, जहाँ आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आपको ये बताना होगा कि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, और जो बाकी के बचे हुए 6 ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए सूर्य हमें हीट दे रहा है, मतलब कहीं से तो आ रही होगी ना वो हीट, इतनी कंटिन्यूस हीट, कोई रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे। तो आपको वो बताना है कि सूरज से जो इतनी हीट आ रही है हमें वो किस रिएक्शन की वजह से आ रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। याद रखिए विखंडन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन। और ये संलयन की जो प्रक्रिया होती है ना ये बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती है, इसलिए सूरज कॉन्टिन्यूसली हमें हीट दे रहा है। जबकि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, विखंडन। यानी कि इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो होती है विखंडन, लेकिन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता तो वो होती है नाभिकीय संलयन। तो सूरज में और तारों में कौन सी रिएक्शन चलती है, नाभिकीय संलयन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज किसने की थी। देखिए वरुण की खोज की थी गेले ने। याद रखना इसको, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इस ग्रह की खोज किसने की। तो वरुण की खोज यानी कि नेपच्यून की खोज किसने की थी, गेले ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है। आपको ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है आपने देखा होगा, वोल्केनो बोलते हैं इसे इंग्लिश में। जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है, वो आग सी निकलती है ऐसे, और सारा मलबा सा बाहर आ जाता है, इसे मैग्मा बोलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है, क्या पृथ्वी पर स्थित है? नहीं, देखिए पृथ्वी पर ये बिल्कुल स्थित नहीं है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित कहाँ पर है, देखिए ये मंगल ग्रह पर स्थित है। और ये इसका नाम पूछा जाए तो ओलिपस मेसी इसका नाम है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। आपको ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्राइटोन, यानी कि ये किसका उपग्रह है, ये आपको बताना है कि ये किसका उपग्रह है। ये जो ट्राइटोन उपग्रह है ये सबसे बड़ा नेपच्यून का उपग्रह है। नेपच्यून ग्रह है जो उसका उपग्रह है, और जो नेपच्यून के जितने भी 13 प्लैनेट हैं, 13 जो सैटेलाइट हैं उनमें सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो ट्राइटोन ही है। और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान भी है। देखिए आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था सबसे ठंडा स्थान कहाँ होगा, सबसे लास्ट प्लेनेट पे ही होगा ना, क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी अधिकतम हो जाएगी। तो सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित कौन सा है, नेपच्यून। तो ये उसी का ही सैटेलाइट है ट्राइटोन, और ये उसके जो 13 उपग्रह हैं उन्हीं में सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा है, ट्राइटोन ही है।